This place is called Camp Crystal Lake. You in there? Police, open up! मूवी शुरू होती है 13 जून 1980 में और हमें कैंप क्रिस्टल लेक नाम की जगह दिखाई जाती है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और ये एक औरत थी जो इसकी जान लेना चाहती थी। वो औरत उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले वो लड़की मैशेटे को मारकर इसका सर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं। जेसन यहाँ आता है और वो मैशेटे उठाकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 5 दोस्तों को जो कैंप क्रिस्टल एरिया में एक ख़ास किस्म के पौधे की तलाश में आए थे। यहाँ पर रात हो जाती है और ये लोग अपना कैंप यहीं पर लगा लेते हैं। इनमें से एक लड़का जिसका नाम वेड है वो इन्हें सालों पहले हुई किलिंग्स और जेसन के बारे में बताता है, लेकिन इनके मुताबिक ये सिर्फ एक स्टोरी है। इसके बाद हम विटनी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो अपनी मदर को घर पे अकेला छोड़ आई थी और उसकी मदर एक कैंसर पेशेंट है। इसके बाद माइक उसका दिल बहलाने के लिए उसे लेकर घूमने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम वेड को देखते हैं। वेड भी यहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वो प्लांट जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ आए थे वो उसे मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन यहाँ पर उसे कोई और भी दिखाई देता है जिसने अपने फेस पे मास्क पहना हुआ था और ये जेसन था। जेसन वेड पर हमला करके इसे मार देता है। दूसरी तरफ विटनी और माइक चलते हुए कैंप क्रिस्टल एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक पुराना केबिन दिखाई देता है। ये लोग उसे चेक करने के लिए अंदर चले जाते हैं और अंदर इन्हें काफ़ी ज़्यादा पुराना सामान मिलता है। यहाँ माइक को एक लॉकेट दिखाई देता है। इस लॉकेट में पेमेला और जेसन की फ़ोटो थी। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये लोग जेसन के घर में थे। यहाँ एक और अजीबोगरीब बात यह है कि पेमेला की शक्ल विटनी से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों को एक बेड दिखाई देता है जिसके ऊपर जेसन लिखा हुआ था। दूसरी तरफ अमेंडा को टेंट के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन्हें लगता है कि वेड इनके साथ किसी तरह का मजाक कर रहा है। रिची ये चेक करने के लिए बाहर जाता है और वो वेड को ढूंढते हुए उन प्लांट्स के पास पहुंच जाता है और उसे वहां पर वेड की लाइट पड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर उसे वेड के एयरफोन्स भी दिखाई देते हैं और एक एयर भी। दूसरी तरफ उसे वेड की बॉडी भी दिखाई देती है जिसे किसी तरह ने बुरी तरह से मार दिया था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने टेंट की तरफ वापस भागने लगता है। लेकिन अब इनका टेंट भी सेव नहीं था। वो यहाँ आकर देखता है कि किसी ने अमेंडा को स्लीपिंग बैग में बंद करके आग के ऊपर लटका दिया था। रिची अमेंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। रिची खुद को छुड़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को फ्री नहीं कर पाता और इसके सामने अमेंडा जलकर मर जाती है। दूसरी तरफ हम माइक और विटनी को देखते हैं और वो एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक श्राइन बनी हुई दिखाई देती है और इसके अंदर कुछ रखा हुआ था। माइक जब इसे चेक करने के लिए जाता है तो वो किसी का कटा हुआ सर था और ये पेमेला का था और जेसन इसे खोज रहा था। अब ये लोग यहीं थे कि इनके कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। माइक दरवाजे पर चेक करने के लिए जाता है कि दरवाजे के पीछे कौन है। इतनी ही देर में जेसन बेसमेंट से फ्लोर में मैशेटे घुसाने लगता है। यहाँ माइक खुद को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन इतनी ही देर में मैशेटे कई बार माइक को लग जाती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। विटनी उसे बचाने के लिए बार टब में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन फ्लोर तोड़ के उसे यहाँ से खींचकर ले जाता है। विटनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागकर अपने कैंप में वापस आ जाती है, लेकिन कैंप पर पहुंचकर वो देखती है कि अमेंडा जलकर मर चुकी है, लेकिन रिची अभी जिंदा है और उसका पाँव एक बियर ट्रैप में फंसा हुआ है। विटनी उस ट्रैप को खोलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन इतनी ही देर में जेसन भी वहाँ पर आ जाता है। जेसन रिची पर हमला करके इसे मार देता है और अब वो बढ़ता है विटनी की तरफ और यहाँ हमें मूवी का पोस्टर दिखाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पूरे 6 हफ्ते के बाद और हम कुछ दोस्तों को कैंप क्रिस्टल एरिया में आते हुए देखते हैं। ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। यहाँ हम क्ले को देखते हैं।
क्ले अपनी बहन को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। पैम्फलेट देख के हमें पता चलता है कि क्ले विटनी का भाई है और वो उसे ढूंढते हुए इस जगह पर आया था। ट्रेंट इसे टोक देता है क्योंकि क्ले को काउंटर पर खड़े हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। इसके बाद ये लोग अपना सामान लेकर ट्रेंट के बंगले पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ क्ले अपनी तलाश जारी रखता है और उसे मिलता है शेरिफ बैग, जो विटनी के गुमशुदा होने का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो क्ले को बताता है कि इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा लोग लापता होते रहते हैं। इसके बाद वो क्ले को बताता है कि हो सकता है कि तुम्हारी बहन अपने दोस्तों के साथ भाग गई हो, लेकिन यहाँ पर क्ले उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि उसकी बहन ऐसी नहीं है। क्ले अपनी बहन को ढूंढते हुए एक घर तक पहुँचता है और वहाँ उसे एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है। वो उसे अपनी बहन के बारे में पूछता है, लेकिन वो लेडी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो क्ले से कहती है कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। इसके बाद वो क्ले से कहती है कि हम लोग यहाँ पर सुकून से रहना चाहते हैं। बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ घूमते हैं और बाद में मारे जाते हैं। वो क्ले से कहती है कि हम लोग यहाँ सुकून से रहना चाहते हैं और वो भी से उसका मतलब जेसन। क्ले इसके बाद एक वर्कशॉप में जाता है और वहाँ उसे एक वर्कर मिलता है। क्ले उससे भी अपनी बहन के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ से भी क्ले को कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। इसके बाद उस वर्कर को अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो चेक करने के लिए अंदर जाता है तो उसके पीछे जेसन खड़ा हुआ था। वो वर्कर अपनी जान बचाने के लिए जेसन पर हमला करता है और जेसन का मास्क नीचे गिर जाता है। और वर्कर जेसन का चेहरा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। जेसन उस पर हमला करके उसे मार देता है। जेसन अपना मास्क पहनने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर एक हॉकी मास्क दिखाई देता है। वो उसे पहन लेता है और अपने अगले शिकार के लिए यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ क्ले अपनी बहन को ढूंढते हुए अगले घर तक पहुँचता है और ये घर ट्रेंट का था। वहाँ जेना उसे अंदर बुला लेती है, लेकिन ट्रेंट फिर से क्ले की बेइज्जती करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन जेन क्ले की मदद करना चाहती थी। वो उसकी बहन को ढूंढने के लिए उसके साथ चली जाती है। अब ये दोनों चलते हुए लेक के करीब पहुंच जाते हैं। यहाँ क्ले को एक टूटा हुआ जीपीएस मिलता है और वो उसे अपने बैग में रख लेता है। दूसरी तरफ हम नोलन और चेल्सिया को देखते हैं, जो वेक बोर्डिंग के लिए लेक के करीब आए थे। इसके बाद ये दोनों वेक बोर्डिंग करने लगते हैं, लेकिन बैलेंस खराब होने की वजह से चेल्सिया पानी में गिर जाती है। नोलन बोर्ड लेकर इसकी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी एक तीर आकर उसके सर में लग जाता है, जिससे नोलन मौके पर ही मारा जाता है। लेकिन बोर्ड अभी भी चेल्सिया की तरफ बढ़ रही थी। बोर्ड सीधा चेल्सिया से आकर टकरा जाती है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है और उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। चेल्सिया देखती है कि किनारे पर जेसन खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक मैशेटे है। चेल्सिया खुद को बचाने के लिए ब्रिज के नीचे आकर छुप जाती है और जेसन के जाने का वेट करने लगती है। जेसन उसे ढूंढने के लिए यहाँ आता है। इसके बाद जेसन यहाँ से चला जाता है चेल्सिया को मारने के बाद। दूसरी तरफ हम क्ले और जेना को देखते हैं, जो कैंप क्रिस्टल लेक के करीब आ चुके थे और उन्हें यहाँ जेसन का घर दिखाई देता है और वो भी इसे चेक करने के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें पुरानी चीज़ों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो यहाँ से वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और ये दोनों छुप जाते हैं और वो जेसन था। जेसन अपने कंधे पर किसी की लाश उठाकर यहाँ पर आ रहा था और जेसन वो लाश बिल्कुल इनके सामने आकर फेंक देता है और उसे वहाँ मिलता है क्ले का बैग। जेसन समझ जाता है कि कोई यहाँ पर आया है। जेसन इन्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है, लेकिन यहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। जेसन क्ले का बैग और वो लाश उठाकर घर के अंदर चला जाता है। जेसन के जाने के बाद ये दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं बाकियों को अलर्ट करने के लिए। भागते हुए उनका पैर एक रस्सी पे पड़ता है, जिससे जेसन के बेसमेंट में लगी हुई बेल्स बजने लगती हैं और यहाँ हम काफ़ी ज़्यादा टनल्स को देखते हैं। जेसन के इलाके में जब भी कोई आता था उसे ऐसे पता चलता था और इन टनल के नेटवर्क से वो बहुत जल्दी कहीं पर पहुंच जाता था। इसके बाद जेसन आता है और वो लाश और उस बैग को यहाँ पर फेंक देता है और यहाँ से चला जाता है। यहाँ हम विटनी को देखते हैं। जेसन ने अभी भी विटनी को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था और इसकी वजह ये थी कि विटनी की शक्ल उसकी मदर से मिलती है। इसके बाद जेसन यहाँ से चला जाता है
विटनी उस बैग को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसका भाई उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। बैग से वो उस जीपीएस को निकालती है और उसे तोड़कर उसमें से एक पिन निकालती है और उस पिन से अपना लॉक खोल लेती है। क्ले और जेना अभी भी वहीं पर भटक रहे थे और जेसन इन दोनों को देख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेंट का एक दोस्त उसके फादर की चेयर तोड़ देता है, जिस पर ट्रेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे चेयर को जोड़ने के लिए कहता है। इनका वो दोस्त टूल हाउस में कोई टूल लेने के लिए जाता है, जहां हम देखते हैं कि जेसन उसके पीछे खड़ा हुआ था। जेसन उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। इतनी ही देर में क्ले और जेन इस घर तक पहुंच जाते हैं और वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर यहाँ आते ही पुलिस को कॉल कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके घर की लाइट ऑफ हो जाती है। इनका एक दोस्त अपने दोस्त को बचाने के लिए टूल हाउस में जाता है, तो वहाँ उसे जेसन मिलता है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। जेसन को वहाँ एक हैचेट पड़ी हुई मिलती है। वो उस हैचेट से उस पे वार करता है और वो हैचेट सीधा उसकी कमर में जाकर लगती है। उसकी चीखों की आवाज़ सुन के उसके दोस्त उसे बचाने के लिए बाहर आने लगते हैं, लेकिन क्ले किसी को बाहर नहीं जाने देता क्योंकि उसे पता था कि जेसन उसका यूज़ कर रहा है। लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता तो जेसन मचेटे उसके सर में घुसा के उसके उस दोस्त को भी मार देता है। घर के अंदर एक गन लेने के लिए जाता है और प्री भी इसके साथ थी। यहाँ जेसन प्री को पकड़ लेता है और बिना कोई आवाज़ के इसे मार देता है। दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं और वो भी यहाँ पर आ चुका था। जेसन इसे देख लेता है। जैसे ही शेरिफ दरवाजे को नॉक करता है, जेसन इस पर हमला करके इसे भी मार देता है। अब जेना और क्ले और ट्रेंट ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन जब ये प्री की लाश को देखते हैं तो ये लोग समझ जाते हैं कि घर के अंदर रहना भी सेफ नहीं है। अब ये तीनों घर के बाहर की तरफ भागते हैं। क्ले और जेना एक तरफ और ट्रेंट एक तरफ। ट्रेंट शेरिफ की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इतनी ही देर में जेसन क्ले की बॉडी को इस गाड़ी के ऊपर फेंक देता है। ट्रेंट जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर अब भागना शुरू कर देता है। जल्दी में उसकी गन पानी के अंदर गिर जाती है, जिसे वो ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसे गन नहीं मिलती। भागते हुए वो सड़क के किनारे आ जाता है, जहां उसे एक ट्रक इसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। ट्रक इसकी मदद के लिए रुक जाता है, लेकिन ट्रेंट को लगता है कि शायद जेसन उस ट्रक के अंदर है, लेकिन वो गलत था। जेसन उसके पीछे खड़ा हुआ था। जेसन मैचेटे उसके आर पार घुसाकर उसे मार देता है और उसे हवा में लटका देता है। बाद में वो ट्रक के पीछे लगे हुए स्पाइक्स में उसे घुसा देता है। ट्रक ड्राइवर उसकी बॉडी को ऐसे ही पीछे लटकाकर यहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम जेन और क्ले को देखते हैं, जो कि दोबारा से जेसन के घर पर आ चुके थे। इनकी आवाज़ सुन के विटनी भी चिल्लाने लगती है। इसके बाद ये दोनों विटनी के पास चले जाते हैं। विटनी अपने भाई को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ क्ले एक हथौड़े से उसकी चेन्स को तोड़ देता है और अब ये तीनों यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन इतनी ही देर में जेसन भी यहाँ पर आ जाता है। ये तीनों भागते हुए एग्जिट तक पहुँच जाते हैं। विटनी और क्ले यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब जेन की बारी आती है तो जेसन इसे पकड़ लेता है और यहाँ हम देखते हैं कि जेसन जेन को भी यहाँ पर मार देता है। ये दोनों बहन भाई एग्जिट से बाहर निकल आते हैं और ये एक टूटी हुई बस थी। क्ले यहाँ से बाहर आ जाता है और अब वो विटनी को यहाँ से बाहर निकाल रहा था, लेकिन इतनी ही देर में जेसन आ जाता है और वो क्ले को पकड़ लेता है। वो क्ले के चेहरे से बस के सारे शीशे तोड़ देता है। विटनी इतनी ही देर में बस के अंदर जाकर छुप जाती है। जैसे ही जेसन उसे ढूंढते हुए यहाँ आता है, विटनी उसे धक्का देती है, जिससे वो दोबारा से टनल्स के अंदर जाकर गिर जाता है और वो बेसमेंट में पहुँच जाता है। अब ये दोनों बहन भाई मौका देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये दोनों उसी वेयर हाउस में पहुँच गए थे। क्ले विटनी को यहाँ पर छुपा देता है और ख़ुद कोई हथियार ढूंढने लगता है, लेकिन इतनी ही देर में जेसन क्ले पर हमला कर देता है और उसे ग्राइंडर में देकर मारने लगता है। लेकिन विटनी यहाँ पर बाहर आ जाती है और वो जेसन को इसके नाम से पुकारती है, जिससे जेसन क्ले को छोड़ देता है और वो यहाँ पर शांत हो जाता है। इसके बाद विटनी उसे वो लॉकेट दिखाती है। जेसन काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है और वो क्ले को छोड़ देता है। मौका देखते ही क्ले उसकी गर्दन में एक चेन लपेट देता है। विटनी वो चेन ग्राइंडर के अंदर फेंक देती है, जिससे वो चेन खींचने लगती है और जेसन फांसी पर लटक जाता है।
लेकिन वो लकड़ी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी जिसकी वजह से जेसन नीचे गिर जाता है। लेकिन वो चेन अभी भी ग्राइंडर के अंदर थी, जिसकी वजह से जेसन ग्राइंडर की तरफ खींचता चला जा रहा था। लेकिन वो खुद को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था। लेकिन इतनी ही देर में विटनी आती है और वो मैचेटे से उस पर हमला करके जेसन को यहाँ पर मार देती है और जेसन उसी मैचेटे से यहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद ये दोनों उसकी बॉडी को कैंप क्रिस्टल लेक में फेंक देते हैं। अब ये दोनों समझ रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हम जानते हैं कि जेसन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। जेसन पानी से बाहर आता है और विटनी को दबोच लेता है और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।